नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। अब यूएस सीपीआई के जो नंबर आए हैं उससे बाजार को अब लग रहा है कि फेड जब अगले हफ्ते फेड की बैठक होगी तो वहां पर आधे % नहीं 0.25% ही ब्याज दरों में कटौती की जाएगी और ये चिंता बाजार में है। हालांकि अब देखते हैं किस तरह के फैसले होते हैं, लेकिन उससे पहले दो और अहम आंकड़े हैं, पीपीआई के नंबर और आज फिर बेरोजगारी दावे के नंबर भी आने वाले हैं यूएस में। इन सारे आंकड़ों को देखकर फिर आगे डिसाइड करेगा, लेकिन बाजार मान चुका है कि फेड की बैठक में 0.25% ही दरों में कटौती होगी और 85% ट्रेडर्स सीएमई की मानते हैं कि 0.25% ही घटेंगी ब्याज दरें। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में उससे पहले आपको क्या करना है, क्या कुछ होगा उससे पहले, सब कुछ आज पता करेंगे मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे। मनोज जैन हैं पृथ्वी पिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल वंश से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी बताइए, सीपीआई के नंबर देखने के बाद आपकी उम्मीद क्या है? आई थिंक गोल्ड में बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। 71,900 के आसपास गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए और ऊपर में 72,250 300 ट्रेडिंग के लिहाज से आपको देखने मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स जो थोड़ा बहुत बढ़ा था बिकॉज ऑफ जापानीज येन, वो भी मुझे लगता नहीं सस्टेन होगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पाइक इन गोल्ड प्राइसेस। और चांदी सर, चांदी अच्छी तेजी आज दिखा रही है, 85,000 के बेहद करीब है, क्या करना चाहिए अब? चांदी में भी मुझे लग रहा है 85,600 700 तक जा सकता है। 84,800 में बाय कीजिए, 84,450 का स्टॉप लॉस रखिए और 85,600 तक के टारगेट कंजर्वेटिवली आपको देखने मिलेंगे। 85,600 के टारगेट आपको दिख सकते हो, वो भी कंजर्वेटिव है, हो सकता है उससे ज्यादा भी है, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। मनोज जी आप बताइए आपकी राय गोल्ड और सिल्वर दोनों पर। नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल नमस्कार। मोमेंटम जो है पॉजिटिव बना हुआ है। जिस तरह से जो यूएस सीपीआई के जो नंबर इनलाइन एक्सपेक्टेशन है, तो निश्चित रूप से यहाँ फेड दर जो है वो कटौती संभावित है। साथ ही ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है, वहां से भी ब्याज दरों में कटौती आज देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। सोने में हम देख रहे हैं कि 72,200 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल जो है बना हुआ है भारतीय बाजारों में और $2560 के आसपास जो है चाल रुकती हुई नजर आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारा मानना है कि आज के जो पीपीआई के नंबर है उसके बाद ये हर्डल जो है निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन दिन के सत्र में कोई भी डिप आता है सोने में तो 71,770 71,800 के जो स्तर है वो बिल्कुल बाइंग करना चाहिए। 71,580 का स्टॉप लॉस रखे। इंट्राडे के लिए लक्ष्य 72,200 का रहेगा। ये लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम 73,000 जल्द देखेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी मोमेंटम पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि चांदी लगातार 83,000 के जो स्तर है वो होल्ड कर रही है डोमेस्टिक मार्केट में। तो यहाँ भी अगर कोई डिप आता है तो बाय ही करके चलना चाहिए। 86,000 तक के जो लक्ष्य है वो 1 से 2 दिन में यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये व्यू आपका हो गया। प्रथमेश जी आप भी बता दीजिए, हमारे डे ट्रेडर जो हैं उनके लिए आप क्या कॉल लेकर आए हैं गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन गुड जी। मॉर्निंग दोनों ही सर। काउंटर में जो है बाय करने की सलाह रहेगी। थोड़े से लेवल से अलग है, उतना ही फर्क है, बाकी जो डायरेक्शन है वो दोनों ही काउंटर में बाय की तरफ का है। गोल्ड में अक्टूबर वायदा जो है 71,900 के करीब मिले तो बाय कीजिए, 71,840 का स्टॉप लगाइए और मेरे ख्याल से 72,200 बहुत जल्द देखने की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली सिल्वर में दिसंबर वायदा 84,400 के करीब बाय करे, 84,000 का स्टॉप लगाए, टारगेट 85,400 के लिए रखें। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर में तीनों एक्सपर्ट्स के राय काफ़ी मिलते जुलते हैं और आपके लिए इस बार कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। अच्छी रिकवरी यहाँ पर लोअर लेवल से लौटी है। 3 साल के करीब 3 साल के निचले स्तरों से देखें तो करीब वहाँ से 2.5-3% की रिकवरी अब तक आ चुकी है, लेकिन क्या ये रिकवरी टिकाऊ है? कुणाल जी क्या लग रहा है कच्चे तेल में अब आगे क्या होगा इस रिकवरी के बाद? आई थिंक हरिकेन के कारण थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल अपसाइड आपको देखने मिलेगा और मुझे लग रहा है कि कच्चा तेल 5680 के आसपास बाई कीजिए। 5800 5820 के टारगेट रख सकते हैं और 5640 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो मुझे एक पुल बैक नजर आ रहा है, एक रिलीफ रैली नजर आ रही है कच्चे तेल में। रिलीफ रैली आपको यहां से दिख रही है। आप बताइए मनोज जी आपकी राय क्या बन रही है? ये तेजी कहां तक जाएगी, इस लेग में कहां तक जाते हैं आप देख रहे हैं कच्चे तेल को? बिल्कुल ऊपर में 5800 5850 ये इस तरह एक बार फिर से टेस्ट हो सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग्स यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलेगी। जिस तरह से हमने
जो है पैनिक बनते हुए देखा था कीमतों में ओपेक के डिमांड डाउनवर्ड प्रोजेक्शन के चलते। तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू रणनीति बनाई जा सकती है। 5,700 की कॉल ऑप्शन को खरीदना चाहिए 90 रुपए के स्तर पे। 140 के लक्ष्य के लिए 65 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखें। 5,700 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, फिर क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल भी रहेगा, तेज रिकवरी भी आ सकती है या फिर से दबाव भी बन सकता है, तो बेहतर है ऑप्शंस के साथ जाए। कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह मनोज जी की तरफ से है यहाँ पर। आप बताइए प्रथमेश जी, ऑप्शंस का कोई ट्रेड है आपके पास? फिलहाल ऑप्शंस में ट्रेड नहीं है विश्वमोहन जी, बट मेरे ख्याल से फ्यूचर्स में पॉसिबिलिटी है 5850 तक ऊपर में जाने की। इसको बाय ऑन डिप्स करें। सितंबर वायदा 5650 के करीब बाय करें, 5570 का स्टॉप लगाएं और टारगेट 5850 के रखें। ओके, तो ये सलाह 5,850 तक की तेजी आपको यहाँ से दिख रही है। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसे नोट करते चलिए। 5,570 का स्टॉप लॉस प्रथमेश जी दे रहे हैं। मेटल्स पे आज नजर रखना जरूरी है क्योंकि यहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। अब जिंक की तेजी बढ़कर 1% हो गई है 262 रुपए पर। एल्युमिनियम भी 0.5% से ज्यादा मजबूत दिख रहा है 225 रुपए के करीब। कॉपर 800 के बेहद करीब है, यहां पर भी ठीक ठाक तेजी है। और लेड भी मजबूत है 184 रुपए 20 पैसे पे। कुणाल जी, ये तेजी और एक्सटेंड होगी, क्या पसंद है आपको आज मेटल्स में? जिंक अच्छा लग रहा है, 265 268 तक जिंक जाएगा। कॉपर मुझे लग रहा है कंजर्वेटिवली 805 806 तक जा सकता है। और एल्यूमिनियम भी अच्छा लग रहा है, 224 पे बाई कीजिए, 226 का टारगेट, 222.50 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये व्यू आपकी तरफ से आ गया। मनोज जी, आप बता दीजिए आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में, टॉप पिक क्या है? हाँ, कॉपर यहाँ पे बेहतर लगता है। पिछले सप्ताह भी हमने बताया था विश्वमोहन जी की 777 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो लेवल होल्ड हुए और वहां से हमने लगभग 20 रुपए की बढ़त अभी तक कीमतों में आते हुए देखी है। आज भी यहाँ पे डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। 792 से 794 के रेंज में खरीदे, 787 का स्टॉप लॉस लगाएं। इमीडिएट टारगेट 801 का रखें, उसके ऊपर फिर 804 तक भी जो है कीमतें जा सकते हैं। ओके, तो 801 पहला टारगेट, फिर 804 तक भी ऊपर और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन करंट लेवल पे ना खरीदे, थोड़ा वेट कर ले। 792 का लेवल दिखे वहां पर खरीदे। प्रथमेश जी, आपकी टॉपिक मेटल्स में? पर 792 पर खरीदे, सितंबर वायदा 788 का स्टॉप लगाए, 802 के टारगेट रखे। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मेटल्स पे तीनों एक्सपर्ट्स बिल्कुल सिमिलर रहा है आज का। सभी अब तक नॉन एग्री मार्केट में जितने भी कॉल्स लिए हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्ट्रा कॉल यहां पर नहीं आ रहे हैं। नेचुरल गैस आज दायरे में है 191 के आसपास। कुणाल जी, यहां पर कुछ क्या करना चाहिए 191 के लेवल पे करंट प्राइस पर? लग रहा है, और यूएस में गैस का प्रोडक्शन थोड़ा हैम्पर हुआ है, सो मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ ये जो हरिकेन है, तो एक बार 196 197 तक जा सकता है और 187 का स्टॉप लॉस रखना है। 87 का स्टॉप लॉस आप लगा ले। नेचुरल गैस को एक बार दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर। 197 के टारगेट में वो यहां से तो तेजी 6-7 रुपए की और बढ़ सकती है, लेकिन इस ट्रेड में भी आपको स्टॉप लॉस 187 का जरूर लगाना है। ये कुणाल जी की तरफ से एडवाइस है। आपकी कॉल क्या है प्रथमेश जी एनजी पर? 190 का कॉल ऑप्शन बाय करें, 8.5 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। 4.5 रुपए का स्टॉप लगाए, टारगेट 19 के लिए रखें। 90 के स्ट्राइक की कॉल खरीद लें आप, 8.5 के आसपास है, वो 19 रुपए तक जा सकता है। तो ये सलाह दोनों एक्सपर्ट की खरीदारी की सलाह है। लेकिन चलिए अब हम मसालों के एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं और मसालों में क्या कुछ हो रहा है, खास करके हल्दी में। ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हैं, मसाला कारोबारी है और NCGX के टर्मरिक कमेटी को हेड भी करते हैं। शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त दिया। सर, हल्दी और जीरे के एक्सपोर्ट में इजाफा तो हुआ है, लेकिन वॉल्यूम टर्म में ये गिरावट दिख रही है हल्दी में खास करके। क्या रिपोर्ट है, मसालों के एक्सपोर्ट के आंकड़े से क्या ट्रेंड मिल रहा है? अभी ये हल्दी के पिछले 1.5-2 महीने तो ये जो बांग्लादेश का और गल्फ कंट्री का जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसके वजह से काफी कमी आई है और इसको मतलब उनको माल तो लेना ही पड़ेगा आगे और कहीं से माल मिलना नहीं है। ओके। अब जो गिरावट जो आई है मेन डिस्टर्बेंस के वजह से आई है, परंतु ये हफ्ते में उनकी पूछ परख बहुत अच्छी है और काफी कुछ काम भी हुए हैं। लग रहा है यहाँ से कंटिन्यूअस एक्सपोर्ट चलते रहेगा। अब के रमजान भी फरवरी महीने में, इसके वजह से भी वो लोग अभी से कवरिंग शुरू कर देंगे।
अब जो हो गया सो निकल गया, अब आगे एक्सपोर्ट की डिमांड काफी अच्छी रहेगी सर। ओके, आगे एक्सपोर्ट की डिमांड आपको अच्छी दिख रही है सर। भाव को लेकर क्या आपको लग रहा है? और जो सोइंग के जो नंबर आ रहे हैं, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था हल्दी का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, वहां पर कहा जा रहा था कि 35% तक पिछले साल से ज्यादा इस बार खेती हुई है। आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है और भाव पर उसका क्या असर होगा? नहीं, सोविंग जरूर 30% एक्स्ट्रा हुआ था सब, परंतु जो 15-20 दिन पहले हैवी रेन्स महाराष्ट्र, मराठवाड़ा एवं निजामाबाद, आंध्रा में हुआ है, उससे 10 से 15% का फसल को नुकसान भी हुआ है। ऑल टुगेदर इसमें 20% एक्स्ट्रा फसल आएगी पिछले साल से, परंतु अभी क्या है, उसका असर अभी नहीं होगा, उसका सब असर दिसंबर से होगा। ये 9 महीने की क्रॉप रहती है, वो 15 जनवरी के बाद ही क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है। ओके, तो उसका असर अभी उतना जल्दी नहीं आएगा। दिसंबर महीने से इसमें काफी इसका लोगों का ध्यान धोरण चेंज होगा। ओके, शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को समझाया कि हल्दी के मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन आगे आपको एक्सपोर्ट मार्केट में सुधार की उम्मीद लग रही है। भाव के हिसाब से हल्दी में बताइए मनोज जी, क्या लग रहा है यहाँ पर? एक दायरे का ही ट्रेड लग रहा है विश्वमोहन जी। मेरा मानना है कि बहुत ही सीमित दायरा बना हुआ है। 13,650 नीचे में, ऊपर में 14,300, तो ये रेंज बनी रह सकती है। रेंज की किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो फिर नया डायरेक्शन यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। तो अभी मेरा मानना है कि एक रेंज ही यहाँ पे 500-600 रुपए का बना रह सकता है। की ओर रुख करते हैं, वो है प्याज की खबर। प्याज को लेकर खबर ये आ रही है, नासिक जो सबसे बड़ा बेल्ट है प्याज के उत्पादन के लिए, वहां के किसान अब आरोप नाफेड पर ये लगा रहे हैं कि नाफेड ने किसान को सरपास करके इंटरमीडियरीज जो बिचौलिए होते हैं उनसे प्याज की खरीद की, और वो भी इन्फ्लेटेड प्राइस पे। जिस भाव पे किसान दे सकते थे उससे ऊंचे भाव पर नाफेड ने खरीद की, ऐसा वहां के किसानों का आरोप है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयदत्त होलकर साहब हैं, लासलगांव एपीएमसी से आते हैं, वाशी एपीएमसी के भी डायरेक्टर है। शुक्रिया होलकर जी, आपने वक्त दिया। सर, क्या है पूरा मामला? आप वहां के लोकल है, किसानों ने क्या आरोप लगाए हैं और पीएमओ ने जो थॉरो जांच के जो आदेश दिए हैं, क्या वहां पर किसानों से वो बातचीत हुई, उन लोगों के फीडबैक लिया जा रहा है? जी देखिए, पहले नाफेड जो प्याज परचेस करता था वो मंडी में जाके प्याज परचेस करता था, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से प्याज जो है वो जो एनसीसीएफ करके जो कंपनी है उनके ओर से वो नाफेड प्याज परचेस कर रही है। उसमें सारा इस तरह से हुआ है कि जो अपने पास के जो लोग हैं उनके नाम पे वो प्याज की खरीदी दिखाई दिया है, सिर्फ पेपर वर्क यहाँ पे कंप्लीट किया है, और जो व्यापारी का ही जो माल था वो नाफेड ने वो परचेस कर लिया है। इसलिए क्या हो गया है कि जो किसानों को जो मुनाफा होना चाहिए था या किसानों के पास से जो प्याज लेना है और ग्राहकों को सही दाम में बेचना है, ये काम नाफेड को करना चाहिए था। ऐसा केंद्र शासन की पॉलिसी थी। उन्होंने जो प्राइस स्टेबलिश फंड था वो उसमें यूज किया था ताकि कम रेट में प्याज परचेस करके जब आगे जाके जब प्याज के दाम बढ़ेंगे या जब शॉर्टेज यहाँ पे होगा तब जाके नाफेड जो है जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में है वो अपना प्याज वहाँ पे जाके बेच सकेंगे। ये स्कीम केंद्र शासन ने बनाई थी, लेकिन जो नाफेड के जो कुछ अधिकारी हो या कुछ एनसीसीएफ के कुछ लोग हो, इन्होंने ये सारा गफला किया है। वो जबकि किसी किसान के पास समझो 1 एकड़ जगह है और उसके 100 ट्रैक्टर वहाँ पे परचेस किए गए, 50 ट्रैक्टर परचेस किया, ऐसा रिकॉर्ड पे दिख रहा है। किसानों को ये जो कहना है कि जो मुनाफा किसानों को मिलना चाहिए था या ग्राहकों को मिलना चाहिए था, वो बेनिफिट दोनों को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बीच में क्यों कुछ 2-5% जो लोग हैं ये इस सारे स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं, ऐसा किसानों का कहना है। बिल्कुल सही बात है, जो फायदा किसानों को मिले, ग्राहकों तक पहुंचे। सरकार की भी यही कोशिश होती है कि बफर बना ले, दाम बढ़े तो उस समय बाहर खुले बाजार में बेचे ताकि दाम कंट्रोल में रहे और किसानों को साथ साथ फायदा मिले। लेकिन इंटरमीडियरीज उसे खरीदकर किसानों से अगर ऊंचे भाव पर नाफेड को बेच रहे हैं और नाफेड ऊंचे भाव दे भी रहा है तो ये चिंता की बात है। और कौन शामिल है, अधिकारी, इसकी जांच हो रही है। सर, क्या वहां पे कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, पूछताछ हो रही है, इंटरमीडियरीज से भी पूछताछ हुई है, नाफेड के अधिकारियों से भी पूछताछ हुई है और किसानों से भी पूछताछ हो रही है क्या? जी हाँ, यहाँ पे ऐसी बात है कि अभी माल अगर नाफेड परचेस कर रही है और सब जो घोटाला लगभग लग रहा है किसानों को,
और उनकी जो इंक्वायरी है वो नाफेड की अगर अधिकारी करेंगे तो शायद इसमें जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ सकती। अगर थर्ड पर्सन इसकी अगर कुछ इंक्वायरी करता है तभी जाके इसमें जो कुछ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है ये सामने आ सकता है। इसलिए किसानों का ये कहना है कि थर्ड पर्सन अगर इसके इंक्वायरी करे तो सच का सच यहाँ पे बाहर आ सकता है, और आगे जाके जब भी कोई केंद्र शासन कोई स्कीम बनाए तो उसका गलत यहाँ पे यूज नहीं होगा। इसलिए थर्ड पार्टी से उसकी साफ इंक्वायरी यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसे किसानों की मांग है। पर अपनी आवाज रखी और बिल्कुल किसानों के हक की बात होनी चाहिए, उनको सही भाव मिलना बहुत ज़रूरी है और जहां भी गड़बड़ी है इसके खिलाफ जांच हो और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं तो ग्वार की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्वार को लेकर बाजार में काफ़ी दुविधाएं हैं। अलग अलग प्रोडक्शन के नंबर लोग अनुमान लगा रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, कहीं नुकसान की बात कही जा रही है, कहीं फायदे की बात की जा रही है। मनोज जी, आपके पास क्या रिपोर्ट है ग्वार को लेकर और आगे क्या लग रहा है? आज तो तेजी दिख रही है। नहीं, बहुत सीमित दायरे में ही ट्रेड हो रहा है ग्वार सीड और ग्वार गम की अगर बात करें तो उत्पादन को लेकर के अनुमान भिन्न भिन्न है, क्योंकि अभी जिस तरह से वहां पे प्रोड्यूसिंग जो एरियाज है जो बारिश हुई है तो अभी नंबर्स की क्लैरिटी नहीं है, और हमारा मानना है कि ये मंथ एंड तक काफी कुछ क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी। तब तक जो दायरा है वो बना रह सकता है। जो अक्टूबर का वायदा है ग्वार गम का, हमारा मानना है कि 10,300 से 10,800 का एक जो दायरा है वो बना रह सकता है। वहीं अगर ग्वार सीड की बात करें तो यहाँ भी 5,250 से 5,500 की जो रेंज है वो बनी रह सकती है अगले 10-12 दिन। और धनिया, इन दोनों में क्या राय दे रहे हैं मनोज जी आज? धनिया में कुछ रिकवरी देखने को मिली है निचले स्तरों से, तो हमारा मानना है कि थोड़ी बढ़त और ये एक्सटेंड हो सकती है 7,000 7,050 तक अक्टूबर वायदा की अगर बात करें तो। जीरा थोड़ा बेहतर लगता है, आगे यहाँ पे डिमांड का सीजन रहेगा, तो हमारा मानना है कि जीरा का जो अक्टूबर वायदा है डिप्स में बाय कर सकते हैं 25,200 के स्तर मिले तो। स्टॉप लॉस है कि यहाँ पे 24,850 का रखना चाहिए, ऊपर में 25,700 25,800 ये स्तर जो है देखने को मिल सकता है। मसालों पर आपका व्यू क्या है कुणाल जी? आपसे मेरा सवाल था। सॉरी मेरी राय में अभी ये जो नियर टर्म में है ये वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी, और नीचे में मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ से 500-600 रुपये और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ग्वार पर आपकी राय क्या है कुणाल जी? ग्वार ट्रैक कर रहे हैं? जी, मेरी राय में अभी फिलहाल कोई बड़ा अपसाइड का ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है। ओके, बड़ी तेजी की उम्मीद आपको नहीं लग रही है। चलिए, एक कमोडिटी है मक्का, जहां पर मक्के का जो एरिया है करीब करीब 5.5% बढ़कर 87 लाख हेक्टेयर के भी पार निकल चुका है। किसानों का फोकस इस बार काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि दाम भी मक्के के काफ़ी मिल रहे हैं। मक्के का बाजार भाव है 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास, और सरकार ने जो एमएसपी तय किया हुआ है 2,225 रुपए का, तो उससे काफ़ी ऊपर भाव है। तो किसानों का रुझान भी इस बार मक्के में ज़्यादा है। साथ ही डिमांड की स्थिति अगर बाजार में बता दे तो इथेनॉल के लिए मक्के की डिमांड बढ़ी है, और लग रहा है जैसे जैसे हम इथेनॉल में की ब्लेंडिंग पेट्रोल में 20% तक करने का सरकार का लक्ष्य है, तो ये डिमांड आगे भी बढ़ने वाली है, तो उसका भी यहाँ पर फायदा दिख रहा है और लग रहा है कि दाम आगे भी मजबूत ही रहेंगे। और इसी उम्मीद में किसान लगातार मक्के की खेती पर फोकस कर रहे हैं और दाम यहाँ ऊपर की तरफ जा भी रहा है। मनोज जी, आप ट्रैक कर रहे हैं क्या कॉर्न को? नहीं, कॉर्न को अभी हम लोग ट्रैक नहीं कर रहे हैं विश्वमोहन जी। पॉजिटिव खबर है मक्के के हिसाब से। हालांकि हमारे साथ बहादुर अली साहब जुड़ने वाले थे, चेयरमैन थे ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के, लेकिन इनसे हम बातचीत शाम को अपने शो में ज़रूर करेंगे कमोडिटी फटाफट में, और जानेंगे कि आगे का मक्के का क्या आउटलुक है। तो इसके लिए आप देखते रहिएगा कमोडिटी फटाफट शाम 5:30 पर। शुक्रिया मनोज जी आपका, प्रथमेश जी और कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और एग्री मार्केट को।